धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। हालांकि मैं इसमें लेबनान कहना भूल जाता हूं। आजकल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय लेबनान ही बना हुआ है और इन तमाम खबरों को आसानी से आपके सामने इसलिए रख पाता हूं क्योंकि रोजाना हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। एक लाइन में कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है, बातचीत में लगा, लेकिन फिर भी आपके जोश में कमी नहीं है। इसके लिए आपको जोश बरकरार रहना चाहिए। वैसे भी आजकल की जो हुकूमतें हैं वो तो जो जोश वाले हैं उन्हीं को ठंडा करने पे तुली हुई है, लेकिन तबीयत खराब होने के बाद भी अगर जोश बरकरार रहता है तो ऊपर वाले का करम कहा जा सकता है। जिस दौर में खबरें चल रही हैं कि परमाणु जंग होने जा रही है, या तो रूस चलाएगा या जो है यहाँ ईरान की तरफ से ऐसा हो सकता है, उस दौर में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नागासाकी के पीड़ितों को। क्या कोई संदेश देने की कोशिश है या जापान को ईस्ट एशिया में अपने साथ और करीब लाने की अमेरिका की कोशिश है? क्योंकि कैसे ये सब चीजें दी जाती हैं, क्या होता है, पर्दे के पीछे बहुत सारे सवाल उठते ही रहते हैं। आप क्या कहेंगे? ये ग्रुप को दिया गया है जो कि यहाँ के पीड़ितों के लिए काम करते रहे हैं और इनका दावा है कि इनकी पूरी कोशिश है कि दुनिया को न्यूक्लियर वॉर से बचाया जाए। ग्रुप का नाम जो भी हो महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे निकोन हिद्यांको करके है। और इस नोबेल प्राइज के साथ साथ नोबेल प्राइज देने वाले लोगों ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए और उनको चेतावनी दी है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि ठीक है आपके पास जो भी है लेकिन इस्तेमाल ना करें। जहां तक नोबेल कमेटी की बात है, वह बहुत पहले भी खुलासा हो चुका है कि यहाँ पे धांधली चलती है, खासकर अमेरिकी साम्राज्यवाद वैसे लोगों को दिलवाने की कोशिश करते हैं जो इनके पक्ष में है, ना कि इनके विरोध में। यह इनकी पुरानी चाल है। वैसे दिलवाने के लिए, पूरे पीस के लिए, शांति के लिए दिया जाए तो ये वैसे जब पहले ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उनका भी नाम भेजने की कोशिश की गई थी जापान की तरफ से, या इन्होंने खुद कहा था कि मेरा नाम भेजो, नहीं हुआ। अभी के हालात में ये जेलेंस्की को भी दिलवा सकते हैं, कहने के लिए ये लोग नेतन्याहू को भी दिलवा सकते हैं। वही आत्मरक्षा के लड़ रहे हैं बेचारे मजबूर आदमी, और दुनिया भर के सबसे अच्छे सैनिकों में ये, यानी बाकी सैनिक जितने हैं वो बिल्कुल खराब और घटिया ढंग के हैं। तो यह अब पीस प्राइज या नोबेल प्राइज जो भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस के लिए हो, वह कहीं ना कहीं से उनके पीछे साम्राज्यवादी उंगलियां हैं और उसमें राजनीति है। जी बिल्कुल सीधी सीधे आसान भाषा में कोई भी इस बात को समझ सकता है, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है। अगली खबर देख लीजिए, महाराष्ट्र के नासिक से आ रही है। लगातार दावे किए जा रहे हैं कि साहब पता नहीं क्या बना देंगे, लेकिन अग्निवीर ट्रेनिंग लेने गए तो वहां धमाका हो गया और 2 की जान चली गई। ये नासिक का बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिलरी सेंटर यानी तोप ट्रेनिंग वगैरह का वहां पे है, और वहां पे ऐसा हुआ। देखिए, पहली बात है कि यह तकनीकी गड़बड़ी है, इसमें हो सकता है, फिर भी सावधानी और ज्यादा बरतनी चाहिए। और ये एक शेल फट गया है जिसमें 2 अग्निवीरों की इनकी मौत हो गई है। हालांकि अखबार वगैरह सब कह रहे हैं शहीद है, वास्तव में ये तो सैनिक भी नहीं है, केवल अग्निवीर है, जितना भी बढ़िया नाम दे दो। और इनके परिवार को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा बात अलग है, 20-21 वर्ष के हैं। और यह मौका है कहने के लिए कि केवल अग्निवीर ही नहीं, जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं, कहीं भी मारे जाते हैं, और खासकर जो पारामिलिट्री फोर्सेस के सैनिक हैं, उनके मरने के बाद से उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, यानी उसके बाद जो भी उनकी इज्जत की जाए और उनके परिवार को, लोगों को जो आर्थिक सहायता मिले वो नहीं मिलता है। यह एक मांग है OROP के साथ हम लोगों का, और यह जाता है तो इस चीजों को हमें बढ़ाना चाहिए कि वह खुद के लिए नहीं मरे हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। एक मुलाकात हुई है, बताया जा रहा है, लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री कनाडा के साथ। आप जानती हैं कनाडा किस तरीके से आजकल भारत के खिलाफ बोल रहा है, वहां पे FIR दर्ज हो रही है, जांचों की बात की जा रही है हत्याओं को लेकर। क्या क्या हुआ है? क्योंकि मीडिया तो बता रहा है कि मुलाकात हुई है, मुलाकात के आगे ट्रूडो ने क्या कहा, मोदी ने क्या कहा, कोई जानकारी खास तौर पर नहीं सामने आ रही है। असल में यह मुलाकात अनायास हो गया, या आते जाते वक्त हो गया, एक दूसरे को दोनों ने ग्रीट किया है, मुस्कुराए हैं।
हाथ मिला है, कोई खास पॉलिटिकल बातें ना हुई, उसके पीछे जितना भी लोग कोशिश करें। ट्रूडो ने कहा कि भैया मैंने ये कहा कि हमें इस विषय पे बात करनी चाहिए कि हम क्या काम करें आगे, यानी वो आधार ढूंढ रहे हैं ये दोनों कि हम किस तरह से संबंधों को बेहतर करें। और उसमें उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता की बात है, उस पर हम लोग कहीं से भी समझौता नहीं करेंगे। और संभवतः इन्होंने कहा कि जिस तरीके से खालिस्तान के ऊपर भड़काया जा रहा हमारे यहाँ वो ना करेंगे, लेकिन इससे अधिक कुछ भी डिटेल में बात नहीं हुआ है। साथ में संभवतः ऐसा लगता है कि बीच वाले जो एक दूसरे की बात को समझा सकें, यानी ट्रांसलेटर वो ही नहीं थे। तो ये एक हल्लो हाय रस्मी तौर पे मिले हैं लोग, इससे ज्यादा इसके पीछे कुछ खास नहीं है। जी, लेकिन भक्त तो इंतजार कर रहे थे ऐसे जैसे मानो यहाँ के जो नेता हैं वहां के नेता को कूट डालेंगे भारत के खिलाफ बयानबाजी करने पर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना होने वाला है। अब चूंकि बहुत सारे लोग गए हैं लाओस में और वहां पे इस बैकग्राउंड में गए हैं कि दुनिया के इकोनॉमिक जो भी इनकी चीजें उनसे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, एशियान उसका आधार है और एशियान से जितने भी संबंधित है वो सब है। और इन लोग को पीआर करने का, टाइम पास करने का, अपने अपने देशों में प्रचार करने का, देखो भैया हम बड़ा काम करते हैं। जैसे किसी के शादी में या किसी के मौत में, जनाजा में जाते हैं तो एक दूसरे से जो वर्षों से नहीं मिले उनसे मिलने का मौका मिलता है, बड़े खुश होते हैं। वही बात है और इससे अधिक कुछ नहीं है। जी, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान इलाका पड़ता है वहां कोयले की खदान है, वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। अफगानिस्तान के 4 मजदूरों समेत 20 लोगों की वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई। वो लोग वहां काम धंधा बंद करके सुरक्षा की मांग को लेकर बैठ गए हैं। इस घटनाक्रम को कैसे देखा जाए? क्या एक शख्स ने कर दिया या वाकई में कोई आतंकी वारदात है? ये आतंकी वारदात तो है। उसने कहा कि हमने मना किया था कि तुम लोग यहाँ काम नहीं करोगे, इसके बाद ही काम करो। उसके बाद से गोलियां चलानी शुरू कर दी, इतने लोगों को मार दिया। घायल भी इसी के अनुपात में बहुत ज्यादा लोग हुए हैं और यह स्थिति बड़ी भयानक है, भयावह है। देखिए किस तरह से मजदूर वर्ग को तोड़ दिया गया है। अपनी पेट की खातिर वह दूसरे दूर इलाके में जाके, हो सकता है पाकिस्तानी पंजाब से भी लोग जाके गए हुए वहां पे काम कर रहे हैं। कोयले खदान में से ही खतरा है, रिस्क है। आए दिन हम सुनते हैं हमारे यहाँ भी, दूसरे यहाँ भी, कि पूरा का पूरा खदान वह धंस गया और वो पानी घुस गए, लोगों को निकाला जा रहा है, कुछ मर रहे हैं, कुछ घायल होकर बाहर आ रहे हैं। जैसे भी उस हालत में ये जिसने मारा आतंकी वह भी कोई पूंजीपति वर्ग का दलाल नहीं है, सीधे के सीधे दिमागी हालत खराब और उससे अधिक कुछ नहीं है। और इस तरह से करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना दुनिया आगे बढ़ने वाली है, ना मजदूर वर्ग का हित होने वाला है और ये चीजें हो रही है। लेकिन कहने के लिए संक्षिप्त में यह आतंकी हमला है और इससे मदद, इस आतंकी हमले से मदद पूंजीपति वर्ग को या अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद को मिल रहा है, ना कि आम जनता को मिल रहा है। जी, सवाल ये पैदा है, अपने ही लोगों का खून बहा रहे हैं, क्या हासिल हो जा रहा है? अगर कुछ करना ही है तो वैचारिक तौर पर क्रांति की बात की जाए। उज्बेकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की जो नई हुकूमत चल रही है तालिबान वाली, उसके राजदूत को मान्यता दे दी है। क्या अब धीरे धीरे माहौल सामान्य होता जा रहा है तालिबान के लिए? धीमे धीमे हो रहा है, हालांकि बहुत वक्त लगेगा। अभी भी मान्यता नहीं दी है तालिबान सरकार को या अफगानिस्तान को। उनके राजदूत को अपने हिलाया गया है और यहाँ के विदेश मंत्री आके उनसे मिले हैं और कहा है कि ठीक है, हमारे यहाँ आपका एम्बेसी खुलेगा और हमारे एक दूसरे से संपर्क होगा। यह तीसरा देश है, पहले चीन और यूएई था। और मुख्य मुद्दा चीज ये है कि अफगानिस्तान के अंदर में लिथियम का, जिससे बैटरी वाली कार बनती है और दूसरी जगहों में जिसका इस्तेमाल होता है, वह 3 खरब डॉलर के बराबर का है। यह भयानक संपदा है, तेल ना होते हुए भी। और इसलिए आसपास के देश ललचाए हुए, वहां के पूंजीपति वर्ग ललचाए हुए कि कैसे वहां पे हम प्रवेश करें, उससे संबंध बेहतर करें, भले ही उसके ऊपर तालिबान बैठा। और कोशिश इसमें जारी है। हालांकि तालिबान भी चाह रहा है, क्योंकि जितनी भी संपत्ति वो जमीन के नीचे, उसका इस्तेमाल वो कुछ नहीं कर रहा है। उसकी जनसंख्या घट रही है, उसकी आबादी घट रही है और जो भी मतलब जरिया था इनकम कमाने का, जैसे कि धतूरे वगैरह का, भांग का करते हैं, जहां अमेरिका पहुंचता है इस तरह के काम करता है। ड्रग व्यापार वही करता है, फिर कहता है वॉर ऑन ड्रग्स। आतंकवादियों को वही पैदा करता है, फिर कहता है वॉर ऑन टेररिज्म। तो उसका उसने 90 से 95% बंद कर दिया। तो इनकी हालत बहुत खराब है। जी, चलिए देखते हैं कब तक आखिर धर्म का चश्मा पहना कर ये अपनी सत्ता को बरकरार रख पाते हैं, क्योंकि पेट में अगर रोटी ना हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खाली पेट ना हो भजन को पाला। अगली खबर है फ्रांस के एयरपोर्ट से। क्या हो गया यहाँ पे? रात भर बवाल हुआ सर और तमाम उड़ानें बंद रही, क्यों हुआ ऐसा?
ये मार्टिनिक एक जगह है। वैसे डिएगो गार्सिया में भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, वह फ्रांस का नहीं, ये मॉरिशस को दिया गया था, फिर भी अमेरिकी अड्डा वहीं पे है। तो जब ये 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम ये सब जाके जहां तहां अपनी कॉलोनी बनाए थे, तो ब्रिटेन जब वहां से हटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास के पहले 1815 में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले ही, बहुत पहले 100 वर्ष पहले उन्होंने फ्रांस को दे दिया। और फ्रांस से तब तक अपनी बनाए हुए, और यहाँ के लोगों का कहना है कि तुम हमें लूट रहे हो, यह मतलब कैरेबियन आइलैंड ग्रुप में आते हैं। और स्वतंत्रता तो खैर दूर की बात है, बराबरी का भी अधिकार इन्हें नहीं दिया जाता। इनका कहना है कि जो चावल गेहूं जिस दर पे बाकी सभी खाने का सामान और टीवी वगैरह जो फ्रांस से मिलते हैं, उससे हमें 40% अधिक दाम पे दिया जाता है। हमें फ्रांसीसी कहा जाता है किस खुशी में? हमसे लूट रहे हैं, हमारे समुद्र किनारे किनारे से सामान लूट रहे हैं, अपना सैनिक अड्डा बनाए हुए, और इसलिए इन्होंने सैकड़ों की संख्या में लोग जाके हवाई अड्डे पर जो नहीं होता, हालांकि इनके आंदोलन करने का अधिकार भी छीन लिया गया है, लेकिन इतना भयानक हो गया, ये हवाई जहाज में घुस गए, हवाई जहाज में नहीं मतलब हवाई पट्टी में, हवाई अड्डा में सब जगह घुस गए, बंद करना पड़ा। जो बाहर से आ रहे थे लैंड करने वाले, उनको भी डाइवर्ट करना पड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब क्रांति होती है तो ऐसे ही होती है, लेकिन उनकी आवाज वही लोग कुचलते हैं जो रात दिन मानवाधिकार के खुद को बड़े पुरोधा दिखाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी चुनाव से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एक पत्रकार महोदय, उन्होंने किताब लिख दी और उन्होंने बता दिया कि ट्रंप और पुतिन के बीच तो बड़े गहरे संबंध हैं। ट्रंप के जितने भी उनके प्रचारक लोग हैं ऑफिशियली, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल बकवास है, ये कल्पना में रह रहे हैं, और ऐसे पत्रकारों को तो हम भाव भी नहीं देते। बॉब वुड इन्होंने किताब प्रकाशित किया है। उस किताब में इन्होंने कहा है कि जब महामारी फैला था कोविड का, तो हमारे यहाँ संयंत्र यानी वैसे इक्विपमेंट की कमी थी जिससे टेस्ट किया जाता था, वो चुपके चुपके पुतिन ने कहने पर उन्होंने भेज दिया। और जब ट्रंप चुनाव हार गए उसके बाद भी उनसे अच्छा खासा संबंध रखे हुए, पता नहीं क्यों। तो ये हो सकता है बिल्कुल ख्याली पुलाव हो सकता है इसमें थोड़ा मोड़ा सच्चाई भी हो, धंधा के लिए सब काम हो रहा है और इससे अधिक कुछ नहीं है। इसका कोई महत्व नहीं, इससे कोई इनके चुनाव में ना इनको घाटा होगा ना फायदा होगा। जी, इनक्रिप्टेड डिवाइस यूज करेंगे अपने चुनावी प्रचार में ट्रंप, क्योंकि ईरान बहुत खतरनाक है उनके लिए। यह भी एक दिखावा है ट्रंप की तरफ से, दिखाने की भैया हमारे ऊपर सब दुनिया के लोग पड़े हुए हैं, हमारे खिलाफ है। यदि रूस मदद कर रहा है ट्रंप को जीतने में, तो फिर ईरान किस खुशी में उसका विरोध करेगा? क्योंकि ये दोनों तो दोस्त अच्छी तरह है, मतलब कोई मायने नहीं बनता है। और कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी ये सब चीजें हो रही हैं, हमारे लैपटॉप है, हमारे मोबाइल है, यहाँ तक कि हार्डवेयर भी जो जोड़ने के लिए चार्जेस, उसके थ्रू भी ईरान कर सकता है। क्या ईरान वास्तव में इतना एडवांस कर गया है? मुझे इसमें संदेह कर गया। तो चलिए, वह ईरान के लिए खुशी की बात है, लेकिन ये ट्रंप के लोग मुफ्त में हंगामा मचा रहे हैं। और कमला हैरिस के जो लोग, उन्होंने कहा कि नहीं, यह भी बकवास है, हमारे यहाँ साइबर क्राइम के अगेंस्ट में और साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत एडवांस सिस्टम है, ईरान के लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब हवा की बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल सही है, जैसे हमारे यहाँ हर चीज में एक देश का नाम ले दिया जाता है ताकि माहौल को गरमाया जा सके। अगली खबर भी अमेरिका से है। ओबामा सामने आए हैं और कह रहे हैं ऐश्वर्य लोगों से कि बाबा हैरिस को वोट करो। अब देखिए, ओबामा के वक्त में ही कालों के प्रति यानी अफ्रीकी मूल निवासियों के खिलाफ केवल विश्व भर में नहीं, इन्होंने यूएवी का यानी ड्रोन्स का सबसे अधिक इस्तेमाल इन्होंने किया, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या दूसरे जगहों पे हो। और उसमें बच्चों और महिलाओं को भी इन्होंने मरवाया, बुरी तरह मरवाया। और अपने देश में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसे हम कहें कि अश्वेतों का या कालों को की स्थिति बेहतर हुई, चाहे आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक, तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। यह सब तरह से एक खुद बखुद आत्म गौरवान्वित होने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि खास रंग के लोग, खास जाति या धर्म के लोग एकजुट होकर फला फला व्यक्ति को साथ दें, क्या यह रंग भेद नीति का दूसरी तरफ से उपयोग नहीं है? एक तरफ यह हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रंप जहां मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में श्वेतों के प्रचार के लिए
व्हाइट सुप्रीमेसी लाना चाहते हैं इनडायरेक्ट रूप से। क्या ये इनडायरेक्ट रूप से फिर उसी को कमला हैरिस के थ्रू वह चीज नहीं कर रहे हैं कि अब श्वेतों के खिलाफ जो अश्वेत है एकजुट होकर यहां पे करें? हमारा डिमांड होना चाहिए कि जो यहाँ की जनता है, जो मेहनतकश आवाम है, उसके पक्षधर कौन है उसके लिए करें, और इसके लिए वैकल्पिक राजनीति की बात होनी चाहिए। तो ये सब अपने खाने पीने जुगाड़ में लगे हुए, मौका मिला है कि भाषण दे, फिर से अपना करिश्मा दिखाएं, और कुछ नहीं है। जी बिल्कुल आप ठीक करें। ये ठीक उसी तरीके की बात है जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने एक आदिवासी के सर पे पेशाब कर दिया, तो टीवी पर जो डिबेट हुआ उसमें ना तो कोई आदिवासी था, ना कोई पिछड़े समाज से था, और कौन कौन लोग बैठे थे, राजनीतिक पार्टी से थे चाहे एंकर से थे, वो बात कर रहे थे आदिवासियों के साथ होने वाले उत्पीड़न की। इस प्लानिंग को जिस दिन लोग समझ जाएंगे और अपने अधिकार की बात खुद करने लग जाएंगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। अब शुरुआत कर लेते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की, और यहाँ जो पहला अपडेट है वो आ रहा है तुर्कमेनिस्तान से। यहाँ पर जमावड़ा है बड़े बड़े नेताओं का, और पेजेस्कियन की पहली मुलाकात हो गई है पुतिन से। क्या कुछ दिखेगा असर लेबनान में, गाजा में, या इस पूरे इलाके में जो जंग फैलती जा रही है वहां पर? ये महत्वपूर्ण मीटिंग है। पेजेस्कियन का जो भी चरित्र हमारे सामने उजागर हो रहा है, जो भी उनका अंदरूनी वहां के सुप्रीमो के साथ, रिलीजियस सुप्रीमो के साथ मतभेद वगैरह है, उसकी बात दरकिनार करें तो ईरान एक देश की तरह जिसका यूएसपी है पैलेस्टीन के मुक्ति के लिए उनके स्वतंत्र राज्य होने की बात, और मिडिल ईस्ट में उनका खुद का एक धारा में एक परमानेंट कहें एक पावर की तरफ, रीजनल पावर की तरफ उठ खड़े होने का, उसका वह चेहरा वो लेके जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, और उसमें उनका जो भी इकोनॉमिक अपना हेल्प हो रहा है, बढ़ने की बात हो रही है, कोशिश हो रही है, उसमें उनकी पूरी कोशिश है। यहां पे इन दोनों का मिलना, और रशिया का खुद जो अभी तबाही हो रहा है, जो लड़ाइयां चल रही यूक्रेन के साथ, इसमें इसका महत्वपूर्ण एक चीज है जिसमें मुझे उम्मीद थी 2 साल पहले ही, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, एटलीस्ट ओपनली नहीं हुआ, वह था आजकल एक टर्मिनोलॉजी बड़ा आ रहा है, वह है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलायंस। अच्छा। यानी पूर्णता में स्ट्रेटेजिक, यानी रणनीति के तहत हम दूसरे देशों के साथ समझौता करेंगे। वैसे ही जैसे नेटो, अमेरिका बड़ी जोर शोर के साथ कहता है, अमेरिका के साथ जाता है, नहीं भारत अमेरिका के साथ जाता है तो कहता है स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस हो रहा है, जापान के साथ हो रहा है, और यहां तक कि दूसरे देशों को, वैसे देशों के साथ भी हो रहा है, जैसे रूस के साथ, बिना समझे हुए कि यदि मेरा आपका यदि इस तरह का अलायंस हो रहा है, यानी कोई तीसरा आदमी हम पर अटैक करता है तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, लेकिन तीसरे के साथ भी हमने यही समझौता कर लिया तो हम किसके साथ जा रहे हैं? यानी एक तरह से बिल्कुल बकवास है। फिर भी मान लेते हैं कि इनका नहीं हो पाया, लेकिन अंदरूनी मामले में देखें तो नॉर्थ कोरिया, चीन, हालांकि चीन इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसका धंधा का सवाल है और अमेरिका के साथ अलग नहीं होगा, तो फिर से दोहराऊं, नॉर्थ कोरिया, ईरान बहुत महत्वपूर्ण है, सीरिया एंड बेलारस, और उसके पहले जो सीएसटीओ के कुछ थे जैसे उज्बेकिस्तान वगैरह, जितने भी देश थे, जिसमें आर्मेनिया भी, हालांकि अब वह एक तरह से नेटो की तरफ जा रहा है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अलायंस एक होनी चाहिए थी जिसमें कहना था कि भाई जो भी हो, यदि मिलिटरली कोई अटैक करता है तो हम भी उस पर करेंगे। यानी आए दिन इजराइल जिस तरह से ईरान या सीरिया पर अटैक कर रहा है, वहां पे रशिया पे भी अटैक मान जाएगा और रशिया इसका जवाब देगा। इतना खुलेआम ना होने के बावजूद, ये मैंने बताया बैकग्राउंड इसलिए कि समझना जरूरी है, अंदरूनी मामले में बहुत महत्वपूर्ण है, और यह अभी ही दिख रहा है कि किस तरह एक दूसरे को दोनों मदद कर रहे हैं। जहां शॉर्ट मीडियम रेंज मिसाइल एंड ड्रोन्स ईरान के जा रहे हैं रशिया के पास, वहीं रशिया और नॉर्थ कोरिया से जितना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात हो, और आगे यूएवी में स्टेल्थ यानी छुप के जाने की बात हो, वो सब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी, महत्वपूर्ण यह भी है कि फ्रांस बड़े गुस्से में नजर आ रहा है, यूएनएससी की मीटिंग भी बुला रहा है, ये तक कह रहा है कि अगर आगे ऐसा हमला हुआ तो वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो क्या हमला करेगा या इजराइल को हमला करने से रोकेगा? मामला है शांति सेना के हेडक्वार्टर पे हुए हमले से जुड़ा हुआ। आपको क्या लगता है, ऐसे बोल बचन हो रहे हैं? बिल्कुल बोल बचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह दिखावा के लिए। बाइडेन ने भी कहा है कि लेबनान में जो भी इजराइल कर रहा है वह लिमिटेड ग्राउंड ऑफेंसिव है, यानी सीमित है, ताकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो आक्रमण कर रहा है उसको थोड़ा पीछे ढकेल दिया जाए, उसके हेडक्वार्टर्स को बर्बाद कर दिया जाए, और हिजबुल्लाह के सैनिकों को जितना हद तक कमजोर किया जा सके वो करे। यही एम लेकर ये लोग चले थे गाजा पट्टी में, और गाजा की क्या हालात होगी वो हमें दिख रहा है।
तो ये लोग शुद्ध बकवास कर रहे हैं, और जहां तक फ्रांस की गुस्से की बात है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो अंदर ही अंदर हिजबुल्ला और लेबनान नेशनल आर्मी के बीच में वो जो भी उनका अंतर विरोध उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी नेशनल पार्टी जो है वहां की, जो हिजबुल्ला का नहीं, हालांकि हिजबुल्ला भी सत्ता में एक तरह से मिलजुल के हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन बहुमत है, पता नहीं धर्म के आधार पर किस हद तक बटे लोग, मुझे नहीं मालूम। हिजबुल्ला की कोशिश रहती है कि धर्म की बात करने के बावजूद भी धार्मिक आधार पर इनको तोड़ा ना जाए। एकता उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और वहां के तथाकथित जो भी लेफ्टिस्ट है, पॉपुलर फ्रंट है या नेशनल फ्रंट है, उन्होंने भी आक्रमण की बात कही है। तो वहां पे ये फ्रांस की कोशिश एक तरफ से अंदर से तोड़े, नंबर 2 हम दिखाएं कि हम तुम्हारे बड़े ही शुभ चिंतक हैं, और नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर में खासकर यूरोपियन यूनियन में जो उनका भाव घट रहा है अमेरिका और इजराइल के कारण, उसको फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जी चलिए देखते हैं इनको क्या मिलता है। लेकिन इसी बीच मुझे लगता है जो छोटे छोटे देश हैं वो इनसे बड़ा कारनामा कर दे रहे हैं। निकारागुआ ने संबंध तोड़ लिए इजराइल से। निकारागुआ में वामपंथी सरकार है, वैसे ही जैसे वेनेजुएला या दूसरे अन्य आसपास के देशों में है, बोलीविया उनमें शामिल है। ओर्टेगा वहां के बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रपति हैं, कई बार जीते, हालांकि वो कम्युनिस्ट नहीं है। और उन्होंने अपने संबंध तोड़ लिए हैं, और ये तोड़ने वाले हैं अपने राजनयिक संबंध। और एक अच्छी कदम है, जितना भी इजराइल इस पर जम मारे, और दूसरे लोगों के लिए, खासकर पूरे साउथ अमेरिकन कंट्रीज के नागरिकों के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए एक आह्वान, एक तरह से उनको दिशा भी देने की कोशिश है कि भाई देखो हम लोग किस तरह से उस जियोनिस्ट रिजीम का विरोध कर रहे हैं जिसके साथ अमेरिका है, जो तुम्हारा विरोधी है। और हम लोगों को पूरा का पूरा एकजुट होकर यह अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद और जायनोवाद का विरोध करना चाहिए। जी लेकिन लगता है जायोनिस्ट जो हैं वो तो और मजबूत होते जा रहे हैं, और इतने मजबूत हो रहे हैं कि नेल्सन मंडेला के पोते अगर ब्रिटेन में जाकर फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाना चाहते हैं तो उनको वीजा तक नहीं दिया जा रहा। ये देखिए, खासकर टूरिस्ट होते तो हम बात कह सकते थे, हम उसको गाली या मतलब उसका क्रिटिसिज्म कर सकते थे। अभी यह मतलब जनता का, लेबर पार्टी का सरकार है ना। स्टारमर आए हुए हैं, और स्टारमर जो है सो पूरी तरह से एग्जैक्टली, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ के, जो सुनाक की सरकार थी, ऋषि सुनक की, उसे ज्यादा बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं जियोनिस्ट रिजीम का मदद करने में। दूसरी तरफ यूक्रेन को मदद करने में बार बार कूद रहे हैं, जम मार रहे हैं। अमेरिका जाके कह रहे हैं कि भैया हमसे तुम घबराओ नहीं, हम उससे कम नहीं है। और अब जो है यहाँ पे एक आंदोलन या प्रोसेशन होने वाला था, धरना प्रदर्शन होने वाला था फिलिस्तीन के समर्थन के लिए, जिसमें ये जनाब आ रहे थे, मंडेला के पोते, मांडेला नाम है शायद, मांडेला मंडेला, और ये आने वाले थे, इनको रोक दिया। इस हद तक की बदमाशी है, और इस हद तक की मतलब जायनिस्ट रिजीम की मतलब चमचागिरी है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, दिखा रहे हैं। जबकि ये वहां जाए और थोड़ा सा भी इधर उधर हो, बोल दे कहीं कि नहीं भैया वहां पे जनसंहार जैसा कुछ चीज हो रहा है, तो किस तरह से नेतान्याहू इनको ओपनली गाली देता है और कहता है कि तुम बेकार आदमी हो, और भविष्य में आने वाले में तुम्हें देखा जाएगा कि तुम एक काइया दर्जे के इंसान थे और बिल्कुल कमजोर और कायर थे। और इस तरह की बातें हो रही है दुनिया में। जी लाओस के मंच से जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने जो बोला है, जो शांति सैनिकों पे हमला हुआ उस मामले को लेकर, और बोलते हुए जब वो दिख रहे हैं वीडियो में, तो मुझे लग रहा था कि इजराइल ने तो आपके ऊपर पाबंदी लगा दी अपने देश में आने पे, उसका तो कुछ उखाड़ पाए नहीं हो, तो बोल के क्या कर लोगे? गुस्सा दिखाने का है, गुस्सा से ज्यादा कहें तो हताशा है, फ्रस्ट्रेशन है। चूंकि यूनाइटेड नेशंस का इंटरिम लेबनीज आर्मी जो वहां पे है, पीस कीपिंग फोर्सेस है, उस पे भी इन्होंने गोला बारूद चला दिया। पहले आयरलैंड के उस पे था, अभी शायद श्रीलंका के 2 सैनिक घायल हुए हैं, और दूसरे लोगों पे चला रहे हैं। पूरी दुनिया में इस पर हंगामा हो रहा है कि ओपनली आप यूनाइटेड नेशंस की इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं, आपके जो भी सैनिक है वहां पे, और उनके सैकड़ों लोगों को मार चुके हैं। UNRWA को कह रहे हैं कि उसको अभी टेररिस्ट घोषित कर देंगे। यानी जो भी अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो जिसके तहत हम जा सकते हैं, कुछ गुहार कर सकते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से हमें यह न्याय मिलना चाहिए, जिसमें ICC, ICJ है, UN का जनरल असेंबली है, उसका सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सबको धत्ता ही नहीं बुला रहे, उसके लोगों को मार रहे खुले। तो अब उसके हेड है, उनके पास आता होगा कि बॉस बचाओ, हम क्या कर रहे हैं।
और अपनी कहें तो जो इनका एक तरह से हिंजड़ापन है, शब्द सही मुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इनकी बिल्कुल अकर्मण्यता है, उसके खीज में आके इस तरह के बातें बोल रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि चेहरे से ऐसा लग रहा है खुद आक्रमण हुआ, खीज में कर रहे हैं, लेकिन यह निश्चित है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू वही करता रहेगा जो वह कर रहा है, भले ही फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका कितना भी ऊपर से दिखाने के चिल्लाए, अंदर से इनको अस्त्र शस्त्र मिलता रहा है, तो कोई रोक लगाना मुश्किल है, अनलेस की वास्तव में जो इनके एनिमी तथा कथित रूप से है, यानी हिजबुल्ला, हुतीज और ईरानियन रेसिस्टेंस फोर्सेस, सही में इनको ना हरा दे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि जो ये संगठन है वो ईरान के प्रॉक्सी कहलाते हैं, लेकिन जो संगठन है या देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं वो सहयोगी कहलाते हैं। इस पर भी कभी बात करेंगे आपसे, लेकिन आपने बहुत वक्त दिया और तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।